स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 का नाम था फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पढ़ा फोर्स क्या होती है, फिर फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद आपने फोर्स के 3 लॉ पढ़े। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसकी वजह से आपको पता चला फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और उस लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फिर आपने सेकंड लॉ पढ़ा, जिससे आपने फोर्स का फॉर्मूला बनाया F इज इक्वल टू एम ए, और फिर आपने थर्ड लॉ पढ़ा। उसके बाद 3 लॉ पढ़ने के बाद हमने फोर्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखी। एक होता है जी वेट। वेट वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट जो है, अर्थ जो है, हर ऑब्जेक्ट पर लगाकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ फोर्स लगा रही होती है उस फोर्स को आप वेट कहते हो। एक फोर्स ये होती है। दूसरी फोर्स हमने पढ़ी टेंशन। टेंशन क्या होती है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को धागे पर बांध दें तो धागे पे जो फोर्स पैदा हो जाती है उस फोर्स को आप टेंशन कहते हैं। फिर तीसरी किस्म की फोर्स हमने पढ़ी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरी सरफेस पर रखकर फोर्स लगाकर मूव करना चाह रहे होते हैं तो एक अपोजिंग फोर्स लगती है, उस अपोजिंग फोर्स को आप कहते हैं फ्रिक्शन, जो कि रफनेस की वजह से पैदा होती है। इन 3 फोर्स और उसकी टाइप्स पढ़ने के बाद फिर हमने एक चीज पढ़ी, मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है उसकी ताकत को आप मोमेंटम कहते हैं। जितना ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, उतनी ज्यादा उस ऑब्जेक्ट में ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। इसको आप मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला भी होता है P इज इक्वल टू एम वी। और फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। उसके बाद आपने टेंशन के 2 केसेस थे, उनकी इक्वेशंस ड्राइव करी। दोनों केसेस के अंदर आपने एक एक एक्सेलरेशन और एक एक टेंशन की इक्वेशन ड्राइव करी। तो यूं आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपके पास बेतहाशा फॉर्मूले आए। पहला फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल टू एम ए। दूसरा फॉर्मूला है वेट का W इज इक्वल टू एम जी। फिर आपके पास टेंशन के जो 2 केसेस है उनके 4 फॉर्मूले आए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वेट। और मोमेंटम के एक मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी। और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पूरी इक्वेशन है। तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो जहन में रख लिएगा या यूज करना पड़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले भी लिख के दिए थे, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें पिछले चैप्टर के फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने वो पढ़ लिए, हमें याद है वो फॉर्मूले, तो हम उन फॉर्मूलों को भी यूज कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आप अपनी बुक खोल लिएगा। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख नहीं सकता, टाइपिंग के लिए मेरे पास कीबोर्ड इस वक्त फोल्ड में चला गया, तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता रहूंगा, आप अपनी बुक को जरा देखते रहिएगा। पहला न्यूमेरिकल मैं देख रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जी, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। डिटरमाइन का मतलब होता है मालूम करें। मालूम करें एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। एक कार की एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है, तो लिहाजा हमने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गाड़ी का एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है। आगे लिखा हुआ है मास कार ऑफ मास 900 kg। उस गाड़ी का जो मास है वो आपको दिया हुआ है कितना, 900 kg। और तीसरा लिखा हुआ है, आगे बात लिखी है, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट ऑन इज। जब उस गाड़ी पर फोर्स लग रही है 2700 न्यूटन, तो ये हो गई फोर्स। तो आपके पास इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर, उस गाड़ी का वजन है 900 किलोग्राम और गाड़ी पर फोर्स लग रही है 2700 न्यूटन। आपको बताना है गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपको एक गाड़ी दी हुई है, उस गाड़ी का वजन है 900 किलोग्राम, गाड़ी पर फोर्स जो लग रही है वो है 2700 न्यूटन, और गाड़ी का एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है। ये हमारे पास डेटा हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास यूनिट सही है। तो मास देख लें आप, किलोग्राम के अंदर है, सही यूनिट है। फोर्स आप देख लें न्यूटन के अंदर है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो यूनिट भी हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जी। ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज आती हैं वो है जी F इज इक्वल टू एम ए। ये वाला फॉर्मूला है जी फोर्स का। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये मास देखें आप, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस मास को अगर मैं फोर्स की तरफ लेकर जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा।
एफ अपॉन एम इज इक्वल टू ए। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला था फोर्स का, आपने मास को फोर्स की तरफ लेके गए, और अब ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। अब इसमें आप वैल्यूज डाल दें। फोर्स की जगह आपने वैल्यू डाल दीजिए 2700 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास की जगह आपने वैल्यू डाल दी 900। ये दो जीरो कट गए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 3, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल इजी था, आपको एक्सेलरेशन बताना था, मास और फोर्स आपको दिया हुआ था, आपने फोर्स का फॉर्मूला लिया, मास को आपने फोर्स की तरफ ले गए, डिवाइड हो गया, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज डाल दी, डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई। पिछले चैप्टर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से लिखने का तरीका बताया था कि आप पहले डेटा की हेडिंग डालेंगे और फिर डेटा लिखेंगे, तो यहाँ डेटा की हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर कन्वर्जन करनी होती है तो आप कन्वर्जन की हेडिंग डाल के कन्वर्जन करते हैं, इस न्यूमेरिकल में हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी। फिर आप फॉर्मूले का हेडिंग डालते हैं तो आप फॉर्मूले की यहाँ हेडिंग डाल देंगे फॉर्मूला, और आपने लिख दिया जी एफ इज इक्वल टू एम। फिर आप सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और सोल्यूशन में फिर आप सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम, और फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला बना देंगे सॉल्व। फिर आखिर में आप आंसर की हेडिंग डाल के आंसर लिख देते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था कि एक अच्छा तरीका क्या होता है न्यूमेरिकल का, तो वो आप करते रहिएगा। मैं जरा इसको जो है स्पीड में सॉल्व करूंगा, तो मैं उस तरीके को अडॉप्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा आपने वही तरीका फॉलो करना होगा। पहले डेटा, फिर कन्वर्जन है तो कन्वर्जन की हेडिंग डलेगी, फिर फॉर्मूले की हेडिंग डलेगी, जो फॉर्मूला यूज करोगे वो लिखना होगा, फिर सोल्यूशन की हेडिंग डलेगी, पूरा सॉल्व करोगे, आखिर में आंसर की हेडिंग डाल के आंसर लिखना। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में है, मैं पढ़ रहा हूं। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, एक गाड़ी है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। मास लिख देते हैं जी हम, m इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है जी, तो एक गाड़ी है जिसका मास है 1000 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का यूनिट होता है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये वेलोसिटी दी हुई है, आपकी गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो हमने वेलोसिटी लिख दी 72 किलोमीटर पर आवर। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि ये इनिशियल है या फाइनल है, इसलिए अभी मैं ये बात नहीं लिख रहा कि ये वी आई है या वी एफ है। तो एक गाड़ी है जिसका वजन है 1000 किलोग्राम और वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। आगे पढ़ते हैं। इस यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, आपने उसको रोक दिया। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो हम इनिशियल जीरो लेते हैं, और अगर एक ऑब्जेक्ट को बाद में रोका जाता है ब्रॉट टू रेस्ट तो हम फाइनल जीरो लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है ब्रॉट टू रेस्ट, आगे जाके रोका है उसको आपने, तो आखिर में आपने रोक दिया, लिहाजा फाइनल जीरो, और ये जो 72 हो गई ये इनिशियल हो गई। तो अब दोबारा न्यूमेरिकल देखें तो एक गाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी, उस गाड़ी का वजन था 1000 किलोग्राम, आपने उसको रोक दिया, तो इनिशियल 72, फाइनल जीरो। आगे पढ़ते हैं। ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है s इज इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड, दो चीजें मालूम करनी है। फाइंड ए आपको मालूम करना है एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज आपको मालूम करनी है एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। दो चीज आपको मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन मालूम करना है और दूसरा फोर्स आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो आपके पास एक गाड़ी है जिसका 1000 किलोग्राम वजन था, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही थी, आपने ब्रेक लगा के उसको रोक दिया, 70 मीटर का उसने फासला तय किया, आपको बताना है एक्सेलरेशन और फोर्स। यहाँ पर कन्वर्जन होगी क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये आपके पास सही यूनिट में नहीं है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो अब आप यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने का पिछले चैप्टर में मैंने आपको तरीका बताया था। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि 1000 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 का फैक्टर होता है। और 3600 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि आवर और सेकंड में 3600 का फैक्टर होता है। तो आप 72 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें
और डिवाइड कर दें आप 3600 से, आंसर आएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकंड। अब आपकी वेलोसिटी सही हो गई जी, सही यूनिट में आ गई। कन्वर्जन आपने कर ली, अब आप फॉर्मूला लगाते हैं जी। अच्छा देखिए, एक्सेलरेशन आपको चाहिए सबसे पहले। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, F इज इक्वल टू ma। फोर्स मालूम करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, मास और एक्सेलरेशन। मास आपके पास है 1000, एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि वो तो खुद मालूम भी करनी है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जो होता है, एक्सेलरेशन का हमारे पास जो पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला था वो ये था जी, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लिहाजा इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं जी, इसको हम यूज कर नहीं सकते। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन हमारे पास तीनों इक्वेशन में आती है। फर्स्ट में भी आती है, सेकंड में भी आती है, थर्ड में भी आती है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में टाइम भी है, टाइम तो है नहीं, हम वो तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। थर्ड इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है जी, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो आपने एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टाइम नहीं है। आपने फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि टाइम नहीं है। सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि टाइम नहीं है। थर्ड इक्वेशन आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज डालें। 2a डिस्टेंस आपके पास है 40, vf आपके पास है 0, स्क्वायर हो रहा है लिहाजा स्क्वायर किया, माइनस vi हमने कन्वर्ट की हुई निकाली हुई है कितनी, 20। vi का स्क्वायर है लिहाजा हमने भी स्क्वायर कर दिया। तो s की जगह हमने 40 डाल दिया, vf की जगह 0, vi की जगह 20। अब ये 2 और 40 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80 हो जाता है, a एज इट इज आ गया। इस तरफ ये 0 स्क्वायर बेकार है, माइनस बच गया। 20 का स्क्वायर होता है 400। अब ये 80 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, आप इसको दूसरी तरफ लेकर जाए, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हो गया a इज इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाय 80। अब आप इस 80 से डिवाइड कर दें इसको आप, 400 डिवाइडेड बाय 80, आंसर आता है 5, माइनस का 5। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपने मालूम कर ली। नेगेटिव आ रही है एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार कम हुई है। और आप देखें जी, रफ्तार यहाँ पे कम हुई है जी, 72 किलोमीटर पर आवर से 0 हो गई, कम हो रही है। डेक्लेरेशन है, इस वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है। तो अब आपने एक्सेलरेशन पता कर लीजिए, ये आपके पास आ गया। अब आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास आपने डाला 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपने डाला -5। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5000 माइनस का न्यूटन। माइनस की फोर्स आ रही है, क्यों, क्योंकि ये डेक्लेरेटिंग फोर्स है, आपके मोशन को रिड्यूस कर रही है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आप इसको माइनस लिख रहे हो। तो ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। आपने पहले एक्सेलरेशन निकाली थर्ड इक्वेशन को यूज करके, फिर आपने फोर्स का फॉर्मूला लगाया और फोर्स आपने मालूम कर ली। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम तीसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं जी मैं, बुक देख लीजिएगा। अ बुलेट, एक गोली, अ बुलेट ऑफ मास, तीसरा न्यूमेरिकल, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक गोली है जिसका मास है 50 ग्राम, ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा रही है। पेनिट्रेट इनटू अ बैग ऑफ सैंड, एक मिट्टी के थैले में घुस गई। पेनिट्रेट का मतलब है घुस जाना। एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉक टू रेस्ट, और आखिर में वो रुक गई इन 0.05 सेकंड, 0.05 सेकंड के अंदर। एक गोली है 50 ग्राम की, 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी, एक बैग में घुस गई। घुसने के बाद वो रुक गई और इस दौरान टाइम कितना लगा है, 0.05। फाइंड, मालूम करें, दो चीजें लिखी हुई है ए और बी। ए लिखा हुआ है हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग, ये जो बुलेट है ये कितना अंदर चली गई। लेकिन ये बात गलत है। अगर आप इस न्यूमेरिकल के आंसर को देखें तो एक्सेलरेशन पूछा है, यहाँ आपसे ये डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो ये बात गलत है। एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो फाइंड ए क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, और बी क्या है, एवरेज फोर्स।
तो इस न्यूमेरिकल में एक मिस्टेक है, आपको जो फाइंड में ए के अंदर बोला जा रहा है ना वो डिस्टेंस बोला जा रहा है, हालांकि आंसर आप देखें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है, वर्डिंग गलत डाल दी। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। एक गोली है 50 ग्राम उसका मास है, तो मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो जा रही थी, बैग में घुस गई, यूनिफॉर्मली ब्रेक टू रेस्ट, आखिर में जाके वो रुक गई, फाइनल 0 इन 0.05 सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ इस बार 0.05 सेकेंड। फाइंड, दो चीजें आपको मालूम करनी है, पहली एक्सेलरेशन और बी एवरेज फोर्स यानी एफ मालूम करनी है। ये आपके पास डेटा हो गया। एक गोली है जिसका मास आपको दिया हुआ है 15 ग्राम, 15 मीटर की उसकी रफ्तार है, फाइनली वो 0 हो जाती है। टाइम लगा है 0.05 सेकेंड, एक्सेलरेशन और फोर्स आपको पता करना है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आप फिर दोबारा कन्वर्जन देखेंगे, यहाँ पर मास गलत हुआ है, मास ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में होना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी। ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दिया करें, आप डिवाइड करेंगे 0.05 kg आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मास जो था वो ग्राम में था, गलत यूनिट है, 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.05। अब आपका मास सही हो गया किलोग्राम में, वेलोसिटी आपके पास सही है, टाइम भी आपके पास सही है। आगे बढ़ते हैं जी। हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा फोर्स आप बाद में मालूम करोगे, पहले एक्सेलरेशन चाहिए होती है, और यहाँ पे चूंकि आपको टाइम दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टाइम है आपके पास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वीएफ माइनस वीआई डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज डालें, वीएफ आपके पास 0 है, वीआई आपके पास 15 है, टाइम आपके पास है 0.05। ये 0 बेकार हो जाएगा, 15 को आप 0.05 से डिवाइड करें, मैं जरा करके देख लेता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 0.05 ये हो जाएगा जी 300, और माइनस आएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो ए इज इक्वल टू माइनस 300, यूनिट डाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब आप फोर्स निकाल लें, बी मालूम करेंगे, ये ए मालूम किया है हमने, अब हम बी मालूम करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास कन्वर्टेड मास लेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास माइनस 300, इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, माइनस का 15 आ जाएगा न्यूटन, ये फोर्स आ गया। ठीक है जी, इजी न्यूमेरिकल है। तो आपने इस बार एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही मालूम कर लिया, व्हाई, बिकॉज यू हैव टाइम, आपके पास टाइम मौजूद है, दिया हुआ है। पिछले न्यूमेरिकल में हमें डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने थर्ड इक्वेशन चलाई थी, यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन की, फिर हमने फोर्स निकाल ली। तीसरा न्यूमेरिकल हो गया, आसान है। आगे बढ़ते हैं जी, चौथे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुक को मुलायजा कीजिएगा। अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, फोर्स है जी 120 न्यूटन, 120 न्यूटन की फोर्स है, एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है रुकी हुई चीज, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। एक रुकी हुई चीज पर आप 120 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, रुकी हुई है, शुरू में क्या हो गया, इनिशियल 0, बोला है ना हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया। ऑब्जेक्ट शुरू में रुका हुआ होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टेशनरी, इनिशियल 0, और अगर आप एंड में जाके रोक देते हो, ब्रेक लगा देते हो, फाइनल 0। तो यहाँ पे कह रहे हैं फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, एक रुकी हुई बॉडी पर आप 120 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स हो गई 120 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। आगे बढ़ते हैं, फॉर 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टाइम हो गया 4 सेकंड, एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, और अब एक्वायर मतलब हासिल करना, और अब बॉडी ने 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हासिल कर ली। शुरू में वो रुकी हुई थी, आपने 120 न्यूटन फोर्स लगाई 4 सेकंड के लिए, तो अब उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 36 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल हो गई, इनिशियल 0 है तो ये
फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है रुका हुआ, इनिशियल 0, आपने उस पर 120 न्यूटन फोर्स लगाई 4 सेकंड के लिए, उसकी रफ्तार हो गई 36 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मास, मास आपको मालूम करना है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, मास आपको मालूम करना है, इजी न्यूमेरिकल है, कन्वर्जन देख लेते हैं जी। तो यूनिट हमारे पास इस बार सही है, फोर्स न्यूटन के अंदर है, टाइम सेकंड के अंदर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट आपके पास सही है। डायरेक्ट मास निकालने की तरफ जाते हैं। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, बल्कि इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि फोर्स दी हुई है लिहाजा हम फोर्स के फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमें इसमें से मास चाहिए। एक्सेलरेशन आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर जाऊंगा डिवाइड हो जाएगा, तो मास का फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये आपके पास मास का फॉर्मूला बन रहा है, F अपॉन ए। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा था, फोर्स के पास लेकर गया, डिवाइड हो गया, देखें फोर्स डिवाइडेड बाय ए, और इधर क्या बच गया, मास। तो अब अगर आपको मास चाहिए तो दो चीजें चाहिए आपको मास मालूम करने के लिए, फोर्स और एक्सेलरेशन। फोर्स आपको दिया हुआ है 120 न्यूटन, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन मालूम करोगे, और एक्सेलरेशन आप वही एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल लोगे, क्योंकि टाइम आपको दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं जी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज डालते हैं, वी एफ आपके पास है 36 माइनस वी आई आपके पास है 0 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 4। अब ये 0 माइनस बेकार होता है, खत्म हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप डिवाइड कर दें, 4 9 जा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप वापस इस तरफ चले जाएं, मास मालूम करें। मास इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 120 न्यूटन, मास कितना है आपके पास 9, एक्सेलरेशन सॉरी कितना है 9। आप इसको डिवाइड करें, ये आपके पास पॉइंट में आएगा जी आंसर, m इज इक्वल टू 13.3 किलोग्राम। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ बुक का आंसर लिखा है, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ये मास आ गया। इजी वन, आसान था। अब यहाँ तक 4 सवाल में बच्चे कुछ सवाल है तो पूछे जरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। तो सर ये क्वेश्चंस में सब में एवरेज एवरेज क्यों लिखा हुआ है? देखिए, एवरेज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है जी कि फोर्स एक नहीं होती है, अपोजिट फोर्स भी तो आ जाती है ना। आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो जाहिर बात है थर्ड लॉ के मुताबिक अपोजिट फोर्स भी आ जाती है। तो फिर वो कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए कि आप उस अपोजिंग फोर्स को छोड़ दो, आप एवरेज बता दो। ठीक है, एवरेज फोर्स यूं डाला है ताकि हम वो अपोजिंग फोर्स छोड़ दें। तो एवरेज फोर्स का मतलब हो गया बस एक सिंगल फोर्स की बात होगी। इधर हम वो दूसरी जो अपोजिट फोर्स लग रही होगी, जो थर्ड लॉ के मुताबिक लगनी चाहिए ना, अपोजिट फोर्स, ये सारी गाड़ियां मूव कर रही हैं तो यहाँ फ्रिक्शन होगी, हम फ्रिक्शन को इग्नोर करने के लिए एवरेज फोर्स लिख रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल भाई, यूं कह लो आप। और थर्ड न्यूमेरिकल में हम लोग अगर हमें टाइम पता है लेकिन फिर भी हम लोग फोर्स के फॉर्मूले से ही उसको निकालें एक्सेलरेशन का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, फोर्स थर्ड इक्वेशन, थर्ड न्यूमेरिकल पे जाता हूँ मैं वापस। पता नहीं आपने क्या पूछा है, बहरहाल कोशिश करता हूँ कुछ जवाब देने की, कुछ ऐसे ही एडिशन सब कुछ आपने ये बोला है कि हमें टाइम पता है लेकिन मैं फोर्स के फॉर्मूले से ही एक्सेलरेशन निकालूं, यही कह रही हो ना आप। फोर्स के फॉर्मूले से, पहली बात फोर्स पता भी तो नहीं है ना, मुझे शुरू से ही पता नहीं है, फोर्स तो मालूम करने के जुमरे में। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। मास आपको दिया हुआ है, फोर्स चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी ना, फोर्स है ही नहीं। और फोर्स मालूम करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लोगे, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन चाहिए होगी, तो घूम फिर के आप पहले एक्सेलरेशन ही निकालोगे। ठीक है, तो आप फोर्स के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, आप फोर्स के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन उस वक्त निकाल सकते हैं जब आपके पास फोर्स और मास दोनों हो। मास आपको दिया हुआ है, फोर्स नहीं थी, इसलिए हम फोर्स के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे थे, हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, और माइनस में तो आंसर डेक्लेरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का तो नहीं आता। तो एक ही तो चीज होती है, एक्सेलरेशन और डेक्लेरेशन चीज एक ही है, बस हमने डेक्लेरेशन कह दिया कि माइनस है,
ठीक है, आप देखो ना बुक के अंदर, आप देखो माइनस नहीं डाला हुआ, वो डिक्लेरेशन कह रहे हैं। डाला हुआ है, डाला हुआ है। अच्छा डाला हुआ है, नहीं भी डाले कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ वर्डिंग का फर्क है। देखो मैंने आपको शुरू से समझाई एक बात, फिजिक्स में माइनस मायने नहीं रखता, माइनस का मतलब होता है अपोजिट, यही कहा है ना शुरू से, माइनस का मतलब होता है अपोजिट, माइनस का कोई होता खास मतलब नहीं होता, जैसे मैथ में होता है जी +2 -2 अलग अलग है, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर आप +2 बोल रहे हो एक्सेलरेशन -2 है, आप उसको +2 लिख के डेक्लेरेशन बोल दो, बात एक ही है। तो माइनस का मतलब फिजिक्स में सिर्फ डायरेक्शन की अपोजिट होती है। हमें यहाँ बोल रहे हैं डेक्लेरेशन, इसका मतलब है हमें हिंट दिया है कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना चाहिए। देखो दिखा हुआ है ना डेक्लेरेशन, फाइंड द डेक्लेरेशन, ये हमें हिंट दिया है। हम जानते हैं डेक्लेरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये मुझे पहले से ही हिंट दे रहा है कि आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। और देखिए मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो अब मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -300 लिखूं या डेक्लेरेशन इज इक्वल टू 300 लिखूं, एक ही बात है। मेरे पास तो लिखा हुआ ही नहीं है ना, मेरे पास तो गलत है। आपके पास क्या गलत है? हाउ फार लिखा हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्टेंस निकाल, लेकिन हमने डेक्लेरेशन निकालनी थी। हाँ हाँ, तो ये वर्डिंग गलत है ना, पहले का है वो फोर्स, वो डिस्टेंस बोल रहे हैं आपको, हालांकि एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा। और देखिए ना कहाँ था, नहीं डेक्लेरेशन वैसे यहाँ कहीं है नहीं, फर्स्ट ईयर में होता है डेक्लेरेशन, बट यहाँ तो है भी। तो आपका एक्सेलरेशन माइनस में आ जाए कोई इतना इशू नहीं है, माइनस का मतलब हो रहा है कि जी ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव वाली, यानी इसमें रफ्तार कम हो रही है, और रफ्तार कम होने वाली एक्सेलरेशन को हम डेक्लेरेशन कहते हैं। बस ये वर्डिंग का खेल है, कोई इतना फर्क नहीं है कि -300 है +300, एक्सेलरेशन डेक्लेरेशन, इतना कोई फर्क नहीं होता। और कोई सवाल? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, 4 न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे पास, कुछ आपको भी तो देने चाहिए होमवर्क में, चले फिर अल्लाह मानेंगे। अब हम 5वां न्यूमेरिकल देखेंगे, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, पता है क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर करती है। जो अब आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो बच्चे, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, और वहां इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरा गौर से सुनिएगा। अ गन ऑफ मास 20 kg fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। एक गन है आपके पास जिसका वजन आपको दिया हुआ है, गन का वजन 20 किलोग्राम, ये मैं लिख लेता हूँ भाई, a gun of mass 20 kilogram fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of कितनी है जी, 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिक्वाइल, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिक्वाइल ऑफ गन। ठीक है, अच्छा अब पहले तो जरा ये मामला समझते हैं, ये गन गोली रिक्वाइल ये सारी क्या बकवास है, पहले तो जरा इसको दिमाग में लगाते हैं। आपने गन तो देखी होगी जी, बुलेट गन, ये गन है जी, टार्जन की गन है, बस अजीब सी है, बहरहाल ये गन है, इट इज अ गन, नहीं लग रही वो एक और बात, बट इट इज अ गन। गन के अंदर होती है जी बुलेट, बुलेट ऐसे होती है जी, ये बुलेट आ गई, ये बुलेट है जी, मिट पता नहीं क्यों जाता है, गुस्सा आता है, ये बुलेट आ गई। अच्छा गन के अगर आप मैकेनिज्म को देखो तो गन के अंदर एक रॉड होती है, ऐसे एक रॉड होती है, ऐसे रॉड, लो जी पूरी गन ही गायब हो गई, ऐसे एक रॉड होती है जी गन के अंदर, भैया ये जी रॉड, शुक्र है बन गई। तो मैं आपको गन दिखा रहा हूँ, गन कैसे होती है। एक गन है, गन के अंदर एक रॉड डली हुई होती है, ठीक है, और आपके गन के अंदर आप बुलेट डाल देते हो। शुरू में ये दोनों रुकी हुई होती है, जब तक आप गोली फायर नहीं कर रहे हो, ये भी क्या है रेस्ट में, बुलेट और गन भी आपकी रेस्ट में होती है। फिर जब आप फायर करते हैं तो ये आपका जो ये जो रॉड है ना,
ये ऐसे आगे की तरफ मूव करता है, बुलेट से टकराता है। बुलेट से जैसे ही टकराता है तो बुलेट आपकी ऐसे निकल के इस डायरेक्शन में जाना शुरू करती है। अच्छा, जैसे ये टकराता है तो ये जो रॉड है ना, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है और इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से गन आपकी पीछे की तरफ मूव करती है। सही है। शुरू में ये गन जरा बड़ी कर लेते हैं। शुरू में ये दोनों रुकी हुई होती हैं, ये रॉड है और ये बुलेट है। शुरू में ये रुकी हुई होती है, बार बार कह रहा हूँ गौर कर लिएगा। शुरू में ये ना इनिशियली रुकी हुई होती है दोनों चीजें, गन भी और बुलेट भी। फिर क्या होता है जी, जैसे आप फायर करते हो ना, ये दोनों टक मिल जाती है आपस में। ये ये जो आपका रॉड होता है ये ऐसे आके ना बुलेट से टकराता है। कोलिजन हुआ। क्या हुआ? कोलिजन, टकराया। टकराने के नतीजे में ये जो बुलेट होती है आपकी, ये ऐसे आगे की तरफ जाती है, रॉड पीछे की तरफ जाती है। अब रॉड पीछे की तरफ इतने प्रेशर के साथ जाती है कि आपकी पूरी गन ही पीछे की तरफ हिल जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है, गन पीछे जाती है। गन के ऐसे पीछे की तरफ जर्क आता है ना, झटका आता है पीछे की तरफ। इसको आप कहते हो रिकॉइल। ये जो गन के पीछे झटका आ रहा है ना, ये इसको आप कहते हो रिकॉइल। ठीक है। तो आपके गन के अंदर एक सिलेंडर है, एक बुलेट है, दोनों शुरू में रुकी हुई होती है। फिर होता है कोलिजन। सिलेंडर और बुलेट में होता है कोलिजन। कोलिजन के नतीजे में गोली आपकी एक डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और आपका ये जो सिलेंडर है और उस सिलेंडर की वजह से पूरी गन आपकी ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाती है। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? दो बॉडीज हैं, उनकी शुरू में अपना अपना मोमेंटम है, फिर वो टकराती हैं, टकराने के बाद फिर उनका अपना अपना मोमेंटम होता है। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम होता है। यहाँ यही तो देख लो, कोलिजन हो रहा है, दो बॉडीज है, एक आपकी ये गन है रिक्वायर, ये सिलेंडर और ये गन एक ही चीज होती है। एक ये गन है आपके पास, एक बॉडी आपके पास है बुलेट। शुरू में दोनों रुकी हुई है, फिर कोलिजन हुआ, टकराई और दोनों मोशन के अंदर आ गई। एक ऐसे मूव कर गई और एक ऐसे मूव कर गई। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये बात याद रख लो, जब भी गन, बुलेट, रिकॉइल वाली न्यूमेरिकल आए, इट बिलोंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो गन रिकॉइल वाला मामला है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है कि जी दोनों बॉडीज है, शुरू में वो दोनों रुकी हुई है, उनका मोमेंटम ना होने के बराबर होता है एक लिहाज से, फिर कोलिजन हो जाता है। कोलिजन होने के नतीजे में दोनों मूव करने लग जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम सेम रहेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मामला है। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मामले में देखा था, हमारे पास दो बॉडीज होती हैं। दो बॉडीज होती हैं, एक को आप कहते हो m1, एक को आप कहते हो m2। फिर दोनों की अपनी अपनी कोलिजन से पहले की वेलोसिटी होती है जिसको आप u कहते हैं, और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी होती है जिसको आप v कहते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ कह लेता हूँ जी कि जो बुलेट है ना हमारी, मैं उसको कह देता हूँ कि ये हमारे पास पहली बॉडी है m1, और जो गन है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, चले मैं गन जो है उसको मैं कह देता हूँ m1, और बुलेट जो है मैं उसको कह देता हूँ m2। दो बॉडीज हो गई। यही दो बॉडी है ना इस केस के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया हमारी जो गन है वो होगी पहली बॉडी, बुलेट जो है वो हमारी होगी दूसरी बॉडी। तो अब गन की जो मास होगा उसको आप कहोगे m1, उसकी जो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी होगी उसको आप कहोगे u1, और कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होगी उसको आप कहोगे v1। इसी तरह जो वेलोसिटी, ये बुलेट है जो हमारी दूसरी बॉडी है, इसके मास को आप कहोगे m2, इसके कोलिजन से पहले की वेलोसिटी को आप कहोगे u2, और इसके कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को आप कहोगे v2। ठीक है। अब हम जरा जो डेटा पढ़ते रहते हैं और वैल्यूज डालते हैं। अ गन ऑफ मास, एक गन का मास दिया हुआ है, गन का मास है जी यानी m1 20 kg, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। ये बुलेट का मास हो गया 50 ग्राम। तो बुलेट का मास यानी m2 कितना है आपके पास? 50 ग्राम। दोनों का मास पढ़ा, लिख दिया आपने, गन का मास, बुलेट का मास। गन को आप m1 कह रहे हो, ये मेन चीज होती है, देखो m1 m2 लगाना। तो पहले से लिख लो, गन m1 u1 v1, बुलेट m2 v2 u2। पहले से लिख लिया। अब आप पढ़ पढ़ के वैल्यूज डालो। तो आपने देखा गन का मास है 20 किलोग्राम, आपने m1 लिख दिया 20। आपने देखा बुलेट का मास है 50 ग्राम, आपने लिख दिया m2 50। अच्छा, दोनों मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल में डायग्राम बना के दिखाई है। शुरू में दोनों रुकी हुई होती है कोलिजन से पहले, है ना। बुलेट भी रुकी हुई थी, सिलेंडर भी रुका हुआ था। बिफोर कोलिजन बोथ बॉडीज आर एट रेस्ट।
तो दोनों की कोलिजन से पहले की रफ्तार क्या हो गई, जीरो। ये होती है ना यू होती है बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। तो चूंकि दोनों बॉडीज आपकी शुरू में रुकी हुई होती है, लिहाजा u1 और u2 जीरो होता है। अब ये जो वेलोसिटी दी हुई आपको विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये बुलेट की वेलोसिटी है। फायर अ बुलेट, देखिए एक ही जुमला है, फायर अ बुलेट, ये यहां से पढ़ लो, फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी, एक ही जुमला आ रहा है। तो ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई। अब जाहिर बात है बुलेट की शुरू की वेलोसिटी कोलिजन से पहले जीरो है, तो ये कौन सी होगी, पाथ, यानी v2 200। रिकॉइल ऑफ द गन मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल यानी ये मालूम करना है। तो इसमें डेटा बनाना असल चीज होता है, बाकी न्यूमेरिकल आसान है सॉल्व करना। तो हमने डेटा कैसे बनाया, हमने ये देखा जी रिकॉइल आ रहा है, गन आ रहा है, बुलेट आ रही है, हम झट से समझ गए कि ये फर्स्ट वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है। तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, m1 और m2। मैंने कह दिया जी गन जो है वो m1 हो गया, बुलेट जो है वो m2 हो गया। तो अब गन का m1 भी होगा, u1 भी होगा, v1 भी होगा। बुलेट का m2 होगा, u2 होगा, v2 होगा। अब मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा, गन का मास दिया हुआ था, लिहाजा गन के मास के आगे मैंने लिख दिया 20 किलोग्राम। बुलेट का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मैंने बुलेट के आगे लिख दिया 50 ग्राम। बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है, दोनों की शुरू की वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये जो बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है ये v2 हो गई। और बस एक चीज रह गई v1, तो वो मालूम करनी है। ठीक है, डेटा आपने बना लिया, आई होप डेटा में कोई सवाल नहीं होगा। अब हम जरा कन्वर्जन देखें, तो ये कन्वर्ट होगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाता है 0.05 kg। ठीक है, एक दो तीन, एक चीज को कन्वर्ट करना था, हमने कर लिया। अब हमारे पास सारे यूनिट सही है। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। अब आप ऊपर से डेटा देखते जाए, वैल्यूज डालते जाए। याद रखिएगा मास और वेलोसिटी के दरमियान मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं जी। m1 आपके पास देंगे कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय u1 आपके पास कितना है 0, प्लस अब हम इसकी वैल्यू बनाते हैं m2 u2 की। m2 हमारे पास कितना है 0.05, मल्टीप्लाई बाय u2 आपके पास देंगे कितना है 0। अब इज इक्वल टू, अब हम इसकी बनाते हैं जी m1 v1 की, यहाँ बना लेते हैं। m1 देंगे आपके पास कितना है जी, ये रहा 20, मल्टीप्लाई बाय v1 आपको मालूम करना है, लिहाजा इसको v1 ही लिखें। अब आप इसकी वैल्यू बनाए m2 v2 की, m2 आपके पास है 0.05 और v2 आपके पास है 200। जीरो से जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है जीरो आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जीरो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया जीरो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मिला के लिखें 20v1, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, मैं करके देख लेता हूँ। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये होता है 10। कितना होता है ये 10। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जीरो है जी, जीरो हो गया। जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो हो गया। इसको आपने ऐसे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने 10 लिख दिया। अब ये दोनों जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, 20v1 प्लस 10। अब ये प्लस 10 इधर लेकर आ जाए, माइनस 10 हो जाएगा 20v1। अब ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेकर आ जाए, डिवाइड हो जाएगा, तो -10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू v1। इसको आप डिवाइड करेंगे तो v1 आ जाएगा आपके पास -0.5 मीटर पर सेकेंड। ये v1 आ गया आपके पास। मैंने पहले कहा न्यूमेरिकल का डेटा बनाना मुश्किल है, सॉल्व करना इजी है। आपके पास फॉर्मूला बच्चों वाला है जी, ये m1 u1 वाला, वैल्यूज आपने डाल दी सामने से, डेटा देख देख के सॉल्व करना है। जाहिर बात है यहाँ जीरो ही आता है हमेशा, यहाँ पे भी जीरो आता है, यही बनता है जी हमेशा साइड। फिर 10 आप इधर ले आते हो, माइनस का कर देते हो, फिर मल्टीप्लाई और इधर ले आकर डिवाइड कर देते हो। माइनस क्यों आ रही है वेलोसिटी, क्योंकि रिकॉइल जो है अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था ना, पीछे की तरफ गया था, बुलेट आगे जा रही थी, रिकॉइल पीछे हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था रिकॉइल। लिहाजा आप देख लें रिकॉइल की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रही है 0.5। इस न्यूमेरिकल में कोई सवाल है तो पूछें।
अच्छा, कोई सवाल है बेटा तो पूछे इस न्यूमेरिकल में। हेलो, हमें आवाज कैसे आवाज पता चलेगा कि गन M1 क्या आवाज कट रही थी, दोबारा बोलिएगा जरा। है और बुलेट M2? ये तो मैंने डिसाइड सर किया। कि गन M1 है और आ रही है आपको? हाँ अब आइए अब आइए। देखिए आपने शायद ये सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा गन M1 है और बुलेट M2 है। ये तो हमने डिसाइड किया। आपकी मर्जी, आप गन को M2 बोल दो, बुलेट को M1 बोल दो। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने ये नहीं कहा कि ये पत्थर की लकीर है। आप गन को बोल दो M2, बुलेट को बोल दो M1। ठीक है, तो फिर इस ये क्या हो जाएगा, U2 U1, ये हो जाएगा V1 सॉरी, V2 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा U1 V1। और न्यूमेरिकल पढ़ पढ़ के वैल्यू डाल दो, तो आपका डेटा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। अब गन का जो मास है वो ये हो जाएगा M2, गन की वेलोसिटी 0, ये आपको मालूम करना होगा। बुलेट का जो मास है वो यहाँ लिख दोगे आप। बुलेट की शुरू की वेलोसिटी 0 होती है, बुलेट की ये वाली वेलोसिटी आपको 200 दी हुई है। वैल्यूज डालोगे तो अब आपका ये जो 0 0 है ये इस साइड पे बन रहा होगा, बस कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही आएगी। तो आपकी मर्जी होती है, आप गन को बोल दे M1, बुलेट को बोल दे M2, या आप बुलेट को बोल दे M1, गन को बोल दे M2, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखिएगा कि गन को अगर आप M1 बोल रहे हो तो फिर उसकी वेलोसिटीज जो है वो V1 और U1 होगी, और अगर आप बुलेट को M2 बोल रहे हो तो उसकी वेलोसिटी V2 U2 होगी। ठीक है, और कोई सवाल? नया क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। चले, हम आज के लिए इतना काफी है जी, 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब आपके पास जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से तीसरा न्यूमेरिकल, अब जो 3 है ना, छठा सातवां और आठवां, इसमें से जो छठा वाला है ये जरा थोड़ा सा यानी कि टेढ़ा ही होगा। बाकी सातवां आठवां तो इंतहाई बच्चों वाला है, नहीं सातवां भी टेढ़ा है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह 3 न्यूमेरिकल्स कल करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 5वां चैप्टर करेंगे। 5वां चैप्टर अभी शायद जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। आपको पता होगा कि आप लोगों का जो ना मैट्रिक वालों का इनका सिलेबस ना रिड्यूस होने वाला है। पहले ये उड़ी हुई थी कि बाद रिड्यूस होगा नहीं होगा, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है तकरीबन 90% जो है ना बोर्ड ने रिड्यूस करके बना दिया सिलेबस। बोर्ड के तमाम मेम्बरान ने जो है ना उसको पास कर लिया है। तो मुमकिन तौर